हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने कल जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में से पहली वाली प्रॉपर्टीज़ थी जिसमें क्या था, एच परमाणु के कारण अभिक्रियाएं हो रही थी, तो वो वाला हमारा कंप्लीट हो गया है। तो उसके बाद जो आज हमारा नेक्स्ट है वो है आपका जो फंक्शनल ग्रुप OH होता है उसके कारण अभिक्रियाएँ, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप OH पर अभिक्रियाएँ होंगी। तो इसमें क्या है, देखिए, क्रियात्मक समूह OH यानी कि फंक्शनल ग्रुप के कारण होने वाली जो रिएक्शंस होती है, क्या होता है, अल्कोहलों में होने वाली वह रासायनिक अभिक्रियाएं जो OH समूह यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप है उस पर संपन्न होती है, तो वो क्या कहलाती है, आपके क्रियात्मक समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। इसके आधार पर क्या होता है, अल्कोहलों की क्रियाशीलता का जो क्रम होता है वो निम्न प्रकार होता है। देखिए कैसे होता है क्रियाशीलता का क्रम पीएचटी अल्कोहलों में। तो ये देखिए, ये है आपका प्राइमरी अल्कोहल, ये इसे कहते हैं फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। ये है आपका सेकेंडरी अल्कोहल, ये है आपका टर्सरी अल्कोहल। तो इसमें से क्या होता है, जो प्राइमरी अल्कोहल होता है वह सबसे कम क्रियाशील होता है, सेकेंडरी अल्कोहल उसके बाद, और टर्सरी अल्कोहल जो होता है अधिक क्रियाशील होता है। अब ये कम क्रियाशील क्यों होता है, प्राइमरी अल्कोहल कम क्रियाशील होता है क्योंकि इसकी ध्रुवीयता कम है। इसके पास केवल एक R ग्रुप है जिस कारण इसकी ध्रुवीयता क्या है, कम हो जाती है। और कम ध्रुवीयता होने के कारण इसके OH जो समूह को तोड़ने के लिए, यानी कि इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें क्या होगी, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए यह कम क्रियाशील है। इसके बाद जो सेकेंड डिग्री अल्कोहल है, ये इसे थोड़ा अधिक क्रियाशील है, लेकिन इसमें क्या है, OH को तोड़ने के लिए इससे थोड़ी कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, इसमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसमें थोड़ा कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। और फिर जो टर्सरी अल्कोहल है ये आपका ईजिली क्या हो जाएगा, यहाँ से OH बॉन्ड, यहाँ OH और C के मध्य का जो बॉन्ड होगा वो ईजिली टूट जाएगा, यानी कि ये अधिक क्रियाशील होगा। तो इसमें क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल, कभी क्वेश्चन पूछ लेता है पेपरों में कि प्राथमिक अल्कोहल कम क्रियाशील होता है क्यों, तो इसका रीज़न है आपका प्राथमिक अल्कोहल कम क्रियाशील होता है क्योंकि इसकी ध्रुवीयता कम होती है। और फिर टर्सरी अल्कोहल सबसे अधिक होता है, इसकी ध्रुवीयता अधिक होती है, और ध्रुवीयता R ग्रुप के कारण, R ग्रुप बढ़ने पर ध्रुवीयता बढ़ती है, और R ग्रुप जिसमें कम होंगे उसकी ध्रुवीयता कम होगी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जैसे कि प्राइमरी अल्कोहल में क्या है, आपका एक ही R ग्रुप प्रेजेंट है, तो जिस कारण क्या है, इसकी ध्रुवीयता कम है। और इसमें देखिए 3 R ग्रुप जुड़े हुए हैं जिस कारण इसकी ध्रुवीयता क्या है, ज़्यादा है। तो देखिए ये है आपका पीएचटी अल्कोहल की जो क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम, या बोलेंगे हम पीएचटी अल्कोहल का जो सीक्वेंस है वो इस तरह से है। इसमें क्या है, फिर इसके तृतीयक वाला के मैंने आपको बता दिया कि ये अधिक क्यों है, तो इसमें आपको दिखना चाहिए कि 3 R ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है, अधिक है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि किस प्रकार से पीएचटी अल्कोहल का क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम है। तो क्रियाशीलता आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम क्या है, इसकी जो क्रियाशीलता है उसको हम रिएक्शन के माध्यम से पढ़ते हैं कि किस प्रकार से क्रियाशीलता कम ज़्यादा होती है। तो देखिए, इसमें से सबसे पहले जो रिएक्शन आपकी आती है वो है रिएक्शन विद हेलो एसिड। हेलो एमलो के साथ क्रिया करेंगे तो क्या होगा, देखिए, जब पीएचटी अल्कोहलों को HCl गैस के साथ मिक्स करते हैं तो प्राथमिक अल्कोहल यानी प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, अनाद्र ZnCl2 की उपस्थिति में गर्म करने से क्रिया करता है। जो प्राथमिक अल्कोहल होगा वो क्या करेगा, ZnCl2 को गर्म करने से क्रिया करता है, और द्वितीयक अल्कोहल केवल अनाद्र ZnCl2 की उपस्थिति में क्रिया करता है, इसको गर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये केवल इस कैटलिस्ट की उपस्थिति में ही ये रिएक्शन कर देता है। और जबकि तृतीयक अल्कोहल क्या होता है, आपका बिना उत्प्रेरक के साधारण ताप पर आसानी से क्रिया करता है। तो इससे देखिए क्या समझ में आ रहा है आपको कि पानी में अल्कोहल जो है आपका कम क्रियाशील है, उसके लिए देखिए हमें कैटलिस्ट की भी ज़रूरत पड़ रही है और उसे हीट करने की भी ज़रूरत पड़ रही है, उसके बाद वो आपका क्या है, उसमें रिएक्शन हो रही है। और जबकि सेकेंडरी अल्कोहल में क्या है, केवल ZnCl2 यानी कैटलिस्ट की आवश्यकता है, उसे हीट नहीं किया जा रहा है, तो यानी उससे थोड़ा ईजिली यहाँ से क्या है, बॉन्ड टूट रहा है। और इसके बाद जो टर्सरी अल्कोहल है आपका, उसमें क्या है, देखिए, इसमें हमें किसी भी कैटलिस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, और डायरेक्टली क्या हो जा रहा है, इधर से बॉन्ड टूट जा रहा है और रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो हाँ, इस प्रकार से आप रिएक्शन से समझ सकते हैं। देखिए ये है आपका प्राइमरी अल्कोहल CH3CH2OH, या इसको आप कह सकते हैं एथेनॉल। जब हम एथेनॉल पर क्या करते हैं, HCl की रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और किसकी उपस्थिति में, अनाद्र ZnCl2 की उपस्थिति में, और इसको हीट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या होता है, आपका H पॉजिटिव का टूटता है और OH माइनस का, तो यहाँ से आपका एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा -H2, और यहाँ पर आपका बच जाएगा CH3CH2Cl। तो क्या हो गया, बन गया क्लोरोएथेन। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, ये है आपका सेकेंड डिग्री अल्कोहल। इसमें क्या होगा, CH3C, यहाँ से भी CH3, यहाँ से भी आपका CH3,
OH, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। और इस पर हम फिर से क्या करते हैं, HCl की रिएक्शन करते हैं। तो इसमें हमें हीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल क्या है अनाद्र ZnCl2 की उपस्थिति में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर आपका बन जाएगा फिर से हैलो अम्ल, या इसको कह सकते हैं प्राइमरी हैलो एसिड और इसको कह सकते हैं सेकेंडरी हैलो एसिड। फिर उसके बाद आपका आता है टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन करेंगे। तो टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन करेंगे HCl से, तो इस पर हमें ना किसी कैटलिस्ट की आवश्यकता पड़ रही है और ना ही इसे हीट करने की आवश्यकता पड़ रही है, बल्कि यह क्या है नॉर्मली टेम्परेचर पर ही क्या हो जा रहा है, वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज़ करके क्या बना रहा है, टर्सरी हैलो अम्ल बना रहा है या टर्सरी हैलो एसिड बना रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि क्या है, प्राइमरी अल्कोहल जो है आपका वो क्या है, कम क्रियाशील है, जबकि टर्सरी अल्कोहल क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो इस रिएक्शन से आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये बस नोट्स है, आप यहाँ से बना सकते हैं। देखिए क्या है, उपरोक्त अभिक्रिया से यह स्पष्ट होता है कि टर्सरी अल्कोहल सबसे अधिक क्रियाशील है और प्राथमिक अल्कोहल सबसे कम है। इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल सबसे अधिक क्रियाशील। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी रिएक्शन आती है वो है आपकी HI से क्रिया। HI से क्रिया यानी हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया। प्राथमिक अल्कोहल लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI से क्रिया करने से क्या देते हैं, एल्केन देते हैं। जब क्या होता है, प्राथमिक अल्कोहल जो होता है जब वो HI के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, किसके प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, तो वो क्या देता है, हमेशा एल्केन देता है। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, ये आपका है अल्कोहल में हमने ले लिया यहाँ पर एथेनॉल, और इस पर हम क्या करते हैं, HI की रिएक्शन करते हैं। 2HI ले लिया हमने यहाँ पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये OS नेगेटिव का और यहाँ से एक हाइड्रोजन हम पॉजिटिव का ले लेते हैं, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर एक H अभी बाकी है और दो I बचे हुए हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH3 है, एक H जो बचा हुआ था वो आपका इस पर जुड़ जाएगा, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये आपका क्या बन गया, एथेन, यानी कि ये आपका बन गया एल्केन और प्लस I2 बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गई HI से क्रिया। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो है आपकी रिएक्शन विद PCl5, यानी कि PCl5 से क्रिया। PCl5 से क्रिया करते हैं तो क्या होता है, यानी इसे कहते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जब क्या करते हैं, जब अल्कोहलों को PCl5 के साथ मिश्रित करते हैं या मिक्स करते हैं तो क्या होता है, आपको हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। और हेलो एल्केन मैंने आपको परसों बताया था कि जब हेलो एल्केन क्या होते हैं, हेलोजन के द्वारा एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होगा तो वो हेलो एल्केन कहलाएगा। देखिए क्या होता है, जब हम अल्कोहल पर PCl5 की रिएक्शन करते हैं तो एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब हम PCl5 की रिएक्शन करते हैं कहीं पर भी तो क्या होता है, यहाँ से हमेशा POCl3 ही बाहर निकलता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ से 5 Cl में से 3 Cl माइनस के और यहाँ से एक ऑक्सीजन और यहाँ से आपका एक P है तो ये P भी इसके साथ, तो यहाँ से आपका POCl3 बाहर निकल जाएगा। यहाँ से 3 Cl बाहर निकल गए, यहाँ पर कितने Cl बचे आपके, 2 Cl में से अब एक Cl इस H के साथ प्लस का H और यहाँ से Cl माइनस का, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो माइनस का H और Cl नेगेटिव का बाहर निकल जाएगा आपका माइनस HCl। तो इसमें क्या बच जाएगा, लास्ट में एक यहाँ पर R बचा हुआ है, एक आपका यहाँ पर Cl बचा हुआ है, क्योंकि 4 Cl आपके बाहर निकल गए, केवल एक Cl बचा हुआ है, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड Cl। ये क्या बन गया आपका हेलो एल्केन। और R की जगह आप यहाँ पर वैल्यू चेंज कर सकते हैं, CH3 भी रख सकते हैं और C2H5 भी रख सकते हैं। और फिर PCl5 की रिएक्शन कराएंगे, फिर सेम वही रिएक्शन होगी और आपका हेलो एल्केन बन जाएगा। फिर उसके बाद आपकी नेक्स्ट आती है PCl3 से क्रिया। PCl3 से क्रिया करेंगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से, तो क्या हो जाएगा आपका, प्राथमिक अल्कोहल PCl3 से क्रिया करके क्या करते हैं, हेलो एल्केन देते हैं। प्राथमिक अल्कोहल क्या है, वही सेम जैसे PCl5 से रिएक्शन करते हैं तो क्या देते हैं, वो हेलो एल्केन देते हैं। उसी प्रकार क्या होता है, जब PCl3 से भी रिएक्शन करते हैं तो वो भी हेलो एल्केन देते हैं और फास्फोरस अम्ल को मुक्त करते हैं। तो यहाँ से फास्फोरस जो अम्ल है वो बाहर निकल जाएगा। तो देखिए क्या होता है, ये आपका है अल्कोहल का फार्मूला। यहाँ पर हम अल्कोहल के ले लेते हैं 3 मॉलिक्यूल ले लिए और फिर यहाँ पर PCl3 की रिएक्शन करा देते हैं। PCl3 की रिएक्शन करा देंगे तो इसमें क्या बोल रहा है, पहले हमें हेलो एल्केन मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3R का 3R यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ से 3 Cl थे तो ये इस 3R पे 3 Cl जुड़ जाएंगे, तो ये आपका बन गया हेलो एल्केन। तो यहाँ से आपके 3 Cl हो गए और यहाँ से आपके 3R हो गए और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 3R और 3 Cl आपके कंप्लीट हो गए और यहाँ पर बचा हुआ है आपका PO, यहाँ पर बचे 3H 3O और एक P, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा H3PO3, 3O है यहाँ पर, तो देखिए H3PO3 ये होता है आपका फास्फोरस अम्ल।
H3PO3 फास्फोरस अम्ल होता है, जबकि H3PO4 होता है वो आपका फास्फोरिक अम्ल होता है। फास्फोरस और फास्फोरिक अम्ल में बहुत कंफ्यूजिंग होती है, तो फास्फोरस अम्ल H3PO3 यहाँ पर बन गया। फिर यहाँ पर आप R की जगह वैल्यू चेंज करके C2H5 रख सकते हैं, और PCl3 की रिएक्शन तो सेम रिएक्शन यहाँ पर भी हो जाएगी, और आपका क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन। फिर उसके बाद क्या होता है, यदि PCl3 के स्थान पर PBr3 और PI3 का प्रयोग करते हैं तो ये क्रमशः P4 + Br2 एवं P4 + I2 की उपस्थिति में हेलो एल्केन देते हैं। जब आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर रिएक्शन, जैसे हमने यहाँ पर क्या कराया है, PCl3 की रिएक्शन कराई है, यदि हम क्या करते हैं PCl3 की जगह पर PBr3 या फिर PI3 की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, इसमें हमें P4 + Br2, जब हम PBr3 की रिएक्शन करवाएंगे तो वहाँ पर P4 + Br2, P4 + I2 क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में लेना पड़ेगा, उसके बाद ही रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो ये थी आपकी PCl3 से क्रिया। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आती है आपकी वो है ये है, आप यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं जो मैंने आपको पीछे बताया था, PBr3 और यहाँ पर PI3 रख सकते हैं। इसमें बस कैटलिस्ट रखेंगे P4 + Br2, और जब I3 रखेंगे तो यहाँ पर P4 + I2 रख सकते हैं, और क्या हो जाएगी रिएक्शन, वही हेलो एल्केन बन जाएंगे आपके, और यहाँ से फास्फोरस अम्ल आपका बाहर निकल जाएगा। फिर रिएक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो है आपकी थायोनिल क्लोराइड से क्रिया, यानी कि रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड से क्रिया करने पर क्या होता है, देखिए अल्कोहल प्रीडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड से क्रिया करके हेलो एल्केन देते हैं। इसमें भी क्या होता है, जो थायोनिल क्लोराइड से क्रिया करते हैं अल्कोहल, तो क्या देते हैं वो देते हैं फिर से आपको हेलो एल्केन। तो इसमें क्या होता है, देखिए R सिंगल बॉन्ड OH + SOCl2, ये होता है आपका थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला। जब अल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन करते हैं किसकी प्रेजेंस में, प्रीडीन की प्रेजेंस में, तो क्या होता है आपका यहाँ पर RCl हेलो एल्केन बन गया। साथ में क्या हो गया, यहाँ से आपका क्या हो जाए SO, और एक और यहाँ पर तो SO2 गैस बाहर निकल जाएगी, और साथ में आपका यहाँ पर बचा हुआ है एक H और यहाँ पर एक Cl, तो आपका निकल जाएगा HCl, और इसकी जगह पर आप CH3 भी रख सकते हैं और C2H5 भी रख सकते हैं, तो वही आपको हेलो एल्केन मिलेगा। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी आती है रिएक्शन विद अमोनिया, यानी कि अमोनिया के साथ क्रिया। जब हम अमोनिया से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, देखिए अल्कोहल एल्यूमिना की उपस्थिति में लगभग 633 केल्विन ताप पर अमोनिया के साथ गर्म करने से क्या देता है, PST एमीन देते हैं, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन जो हमें प्राप्त होते हैं जब हम अमोनिया से रिएक्शन करते हैं। तो क्या होता है, इस अभिक्रिया में एल्यूमिना के स्थान पर THO2 का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जगह आप Al2O3 की जगह आप THO2 का प्रयोग भी कर सकते हैं कैटलिस्ट के रूप में। तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये है आपका अल्कोहल है, ये आपका अमोनिया है। अमोनिया का आपको पता होगा फार्मूला NH3 होता है। NH3 को हमने इस प्रकार से लिख दिया है कि H को इधर, NH2 को इधर। H को हमने इधर क्यों लिखा है, क्योंकि हमें यहाँ से क्या है, H पॉजिटिव का निकल जाएगा, यहाँ से OH- का निकल जाएगा, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा ये H2O बाहर, यहाँ से आपका H2O निकल जाएगा बाहर, और क्या हो जाएगा आपका R इस पर जुड़ जाएगा NH2, R NH2, तो ये आपका कहलाता है प्राइमरी एमीन, ये आपका फर्स्ट डिग्री एमीन, और साथ में H2O बाहर। इसके बाद हम इस फर्स्ट डिग्री एमीन जो हमें मिला है इसे हम नीचे ले लेते हैं। फर्स्ट डिग्री एमीन RNH2, इसे हमने खोल के लिख दिया है, यहाँ पर ही हमने एक साथ लिखा है तो इसे ही हमने यहाँ पे खोल के लिख दिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर RNH2 को इस प्रकार लिख दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, और ROH, ये अल्कोहल को भी हमने घुमा के लिख दिया है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, यहाँ से H+ का, OH- का, यहाँ से भी आपका H2O बाहर निकल जाएगा, और ये R बचा हुआ है, इस R को यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा R, यहाँ से R जुड़ जाएगा, यहाँ से R और NH, तो RNH, ये आपका क्या हो जाता है, सेकेंडरी एमीन हो जाता है। फिर उसके बाद आपका आता है इस सेकेंडरी एमीन को फिर आप नीचे लीजिए, फिर उसमें किसकी रिएक्शन, फिर से अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं। अल्कोहल की रिएक्शन करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, वही इसको हमने फिर इस H को इधर लिख दिया और इस R को इधर ला दिया। आप इनको कहीं से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से हमने H को इधर से लिख दिया है, तो इधर से H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर ये R जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसके N के तीनों तरफ R हो जाएंगे, यानी कि R3N, तो ये आपका कहलाता है टर्सरी एमीन। तो ये वाला हो गया आपका कंप्लीट। फिर यहाँ पर आप R की जगह CH3 भी रख सकते हैं, और ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी। R की जगह CH3, C2H5 कुछ भी रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए जब CH3 रखते हैं
तो रिएक्शन इस प्रकार से हो जाएगी और वही प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन बनेंगे। तो क्या होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारी हो गई जो फंक्शनल ग्रुप OH पर होने वाली रिएक्शन। देखिए इन सभी रिएक्शन में क्या हुआ, जब कोई भी रिएक्शन हुई तो वो किस पे हो रही थी, फंक्शनल ग्रुप पे। यानी कि जब भी अल्कोहल की रिएक्शन हो रही थी तो हमेशा क्या हो रहा था, जो अल्कोहल है उसका पूरा फंक्शनल ग्रुप यहाँ से अलग हो रहा था, यानी कि फंक्शनल ग्रुप पर रिएक्शन हो रही थी। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एल्किल एवं क्रियात्मक समूह के कारण अभिक्रियाएं। तो इसमें क्या होता है, एल्कोहलों में होने वाली वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो एल्किल समूह और क्रियात्मक समूह हाइड्रोक्सी समूह पर संपन्न होती हैं, यानी कि जो एल्किल और जो R और OH दोनों पर संपन्न होंगी। इससे पहले केवल H पे हो रही थी, फिर उसके बाद OH पे, और अब जो ये नेक्स्ट और लास्ट है वो आपकी क्या हो जाएगी, R और OH दोनों पर कंप्लीट होगी। तो इसमें से जो आपका सबसे पहला आता है वो है आपका निर्जलीकरण या हाइड्रोलिसिस। इसमें क्या होता है आपका, देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा दीजिए, पेपर में आती है आपकी। इसमें क्या होता है, जब अल्कोहलों का निर्जलीकरण शांत H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप पर करते हैं तो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल एल्कीन देता है और सेकंड डिग्री अल्कोहल 85% फास्फोरिक अम्ल H3PO4 की उपस्थिति में 440 केल्विन ताप पर निर्जलीकृत होता है। और तृतीयक अल्कोहल का निर्जलीकरण सबसे आसानी से यानी कि 20% फास्फोरिक अम्ल के उपस्थिति में 358 केल्विन ताप पर होता है। तो देखिए इससे भी हमें एक चीज़ क्या पता चल रही है कि जो प्राइमरी अल्कोहल है उसका निर्जलीकरण क्या है, थोड़ा कठिनाई से हो रहा है, यानी कि उसका निर्जलीकरण आसानी से नहीं होगा। फिर सेकेंडरी अल्कोहल का थोड़ा उससे ईजिली होगा और फिर जो टर्सरी अल्कोहल होगा उसका और ईजिली से हो जाएगा। यानी कि अगर यदि निर्जलीकरण का आपसे सीक्वेंस पूछेंगे तो वो भी क्या है, सेम आपके कि प्राइमरी अल्कोहल क्या है आपका आसानी से निर्जलीकृत नहीं होता है, सेकेंडरी अल्कोहल उससे थोड़ा कम, और जो टर्सरी है वो आपका इजीली हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका प्राइमरी अल्कोहल, इसे हम रिएक्शन से समझेंगे। तो इसमें क्या होगा, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये है आपका CH3CH2OH, इसको हमने खोल के लिख दिया है यहाँ से HH और इसके H को ऐसे और OH। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल में हमें क्या हो रहा है, 443 केल्विन ताप की आवश्यकता भी हो रही है, टेम्परेचर 443 केल्विन, और क्या है साथ में H2SO4। H2SO4 क्या है आपका एक जो होता है स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट होता है, यानी प्रबल उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ रही है। तो क्या है, इस रिएक्शन को कठिनाई से कराया जा रहा है, ये इजीली नहीं हो रही है, इसमें हमें टेम्परेचर भी ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, इस रिएक्शन में देखिए क्या होगा, यहाँ से आपका OH नेगेटिव का, और जिससे OH निकलेगा तो उसी से H नहीं निकल सकता है, जिस कार्बन, क्योंकि इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है तो इससे हम H नहीं निकाल सकते हैं। तो H हमें क्या होगा, नेक्स्ट कार्बन से निकालना होगा। तो यहाँ से OH नेगेटिव का, यहाँ से H पॉजिटिव का, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से निकल जाएगा आपका H2O बाहर, ये नेगेटिव का, यहाँ से ये पॉजिटिव का, तो आपका क्या निकल जाएगा H2O बाहर। तो क्या बचा यहाँ पर CH2, यानी कि इनकी बैलेंस ही कम हो रही है तो इनके बीच हम डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या बन गया आपका एक एल्कीन। फिर उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल में आइए, क्या होता है देखिए, जब सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं तो ये देखिए CH3 यानी कि इसके ये सेकेंडरी अल्कोहल है आपका, ये OH। तो सेकेंडरी अल्कोहल में से क्या हो जाएगा आपका, इसमें हमें क्या होता है H3PO4 कैटेलिस्ट और 440 केल्विन टेम्परेचर। तो देखिए इसकी कंपेरिजन में इसमें देखिए क्या होता है, थोड़ा टेम्परेचर भी कम है और जो कैटेलिस्ट है वो थोड़ा वीक है, इसकी कंपेरिजन में ये वीक है। तो क्या होता है, यानी कि इससे थोड़ी ईजिली से ये क्या है, निर्जलीकृत हो जा रहा है। तो क्या होता है देखिए, यहाँ से OH नेगेटिव का निकल जाएगा, तो यहाँ से OH नेगेटिव का निकला तो इसी कार्बन से हम H नहीं निकाल सकते हैं, तो हम एक H यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से आपके H2O बाहर निकल जाएगा। निर्जलीकरण का मतलब ही वही होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल का बाहर निकलना। तो इसमें वाटर कॉमनली है कि वाटर सब में बाहर निकलेगा, तो इसमें वाटर बाहर निकल जाएगा, आपका वाटर निकल गया बाहर। और इसमें क्या बचा, फिर देखिए यहाँ से CH3 से एक H तो इसके साथ चलेगा, यहाँ पर बचा आपका CH2, यहाँ पर है आपका CH, तो इसके बीच एक बैलेंस ही कम हो रही है, तो यहाँ पर हम डबल बॉन्ड लगा देंगे और लास्ट में आपका बचा हुआ है CH3, इसे हमने आगे से जोड़ दिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी क्या एक एल्कीन। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है टर्सरी अल्कोहल। देखिए टर्सरी अल्कोहल में क्या होता है, ये आपका टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मूला है। इसमें क्या होता है CH3CH3CH3COH, जो ये वाला कार्बन है वो क्या है 3 कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए ये क्या है टर्सरी अल्कोहल है। तो इस टर्सरी अल्कोहल में क्या होगा 20% H3PO4 और 358 केल्विन टेम्परेचर। तो इसमें देखिए क्या होता है, सबसे कम टेम्परेचर, इन तीनों में से सबसे कम टेम्परेचर की जो आवश्यकता है वो इसमें पड़ रही है, और इसमें 20% H3PO4 की आवश्यकता पड़ रही है केवल। तो क्या हो जाएगा, इसका निर्जलीकरण क्या है ईजिली हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका OH नेगेटिव का निकलेगा, तो इससे
वो H नेगेटिव का, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका H पॉजिटिव का, या यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपका H2O बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, जिससे हमने H निकाला है वहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि उसकी एक बैलेंसी कम हो जाएगी, तो यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया है, और इधर से आपका CH3 है, तो ये भी क्या बन गया आपका अल्कोहल। तो आपको यदि पूछेंगे कि निर्जलीकरण को समझाइए, या निर्जलीकरण में कौन आसानी से निर्जलीकृत हो जाता है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या टर्सरी अल्कोहल, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है, प्राइमरी अल्कोहल सबसे कठिनाई से निर्जलीकृत होता है, जबकि टर्सरी अल्कोहल जो क्या है आपका ईजिली निर्जलीकृत हो जाता है। टर्सरी अल्कोहल का निर्जलीकरण ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो हम आगे पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारी विधियां हैं, ऑक्सीकरण है, विहाइड्रोजनीकरण है, और विक्टर मेयर विधि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी बार पूछी जाती है। तो इन सब को हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आप इन सब रिएक्शन को एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको ईजिली समझ आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।